बाहर सहन में अम्मा का जनाजा रखा हुआ था और अंदर कोई लड़ाई झगड़े कर रहा था। मोहल्ले वाले हैरत से अंदर की तरफ देखने लगे। मैं भागता हुआ अंदर गया तो देखा कि मेरी बहनें और मेरी भाभियां आपस में बहुत बुरे तरीके से लड़ झगड़ रही थीं। उनके हाथ में जेवरात वाला डिब्बा था जिसमें अम्मा के बहुत ही कीमती जेवरात रखे हुए थे। मैंने फौरन से गुस्से में उन सबसे कहा कि ये क्या तमाशा लगा रही हो, बाहर लोग बैठे हुए हैं और अम्मा का जनाजा अभी सहन में रखा है और तुम लोग यहाँ बैठकर जेवरात के पीछे लड़ रही हो, ये सब क्या है। तो मेरी बहनें और भाभी कहने लगी कि जेवरात पर हमारा हक है, हमने अपनी सास की खिदमत की है, तुम्हारी बहनें तो शादी होकर चली गई थी। मेरी बहनें कहने लगी वो हमारी माँ है, इस पर हमारा हक है। उनके बीच लड़ाई इतनी बढ़ गई कि मोहल्ले वाले अंदर आ गए और कहने लगे कि किस तरह के लोग हो, उधर बाहर तुम्हारी माँ का जनाजा रखा हुआ है और तुम लोग यहाँ बैठकर जेवरात के पीछे लड़ाई झगड़े कर रहे हो। मगर उनमें से कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था, बस एक दूसरे से खींचातानी कर रहे थे। मेरी बहन कहने लगी कि इसने अम्मा के जेवरात चुरा लिए हैं। वो मुसलसल मेरी भाभी की तरफ देखकर इशारे किए जा रही थी। वो बड़ी भाभी थी और उनके चेहरे पर उस वक्त सख्त गुस्सा था। उनके गुस्से से वैसे ही सब डरते थे। मैंने भाभी से कहा कि ये क्या बदतमीजी है, अभी अम्मा को दफन भी नहीं किया और आपने अम्मा के जेवरात चुरा लिए, क्या आपकी उन पर नजर थी। तो वो कहने लगी तुम इतने शरीफ मत बनो, मैं जानती हूँ कि तुम सबकी नजर है इन जेवरात पर, चाहे कुछ भी हो मैं जेवरात अपने पास ही रखूंगी, किसी को नहीं दूंगी। एक डब्बा तो मेरी बहनों और दूसरी भाभीियों के हाथ में था और बाकी जेवरात बड़ी भाभी ने चुरा लिए थे। इस तमाम सूरत हाल को देखकर मैं सर थाम कर बैठ गया कि आखिर क्या करूं। मेरे बाकी भाई वगैरह बैठकर तमाशा देख रहे थे। अपनी बीवियों के सामने वैसे भी उनकी नहीं चलती थी। फिर मैं अपनी बहनों के पास आया और उनके हाथ से वो डिब्बा खींच लिया और कहा कि अम्मा के जेवरात कोई नहीं लेगा, सारे जेवरात लेकर हम अम्मा के साथ ही उसे दफना देंगे। ये सुनकर सब खामोश हो गए। बड़ी भाभी भी जाकर सारे जेवरात लेकर आ गईं और खामोशी से मुझे दे दिए। मैंने सारे जेवरात एक कपड़े में बांधे और जब अम्मा का जनाजा उठने लगा तो जेवरात को भी अपने साथ ले गया। मेरा इरादा था कि इन्हें दफना दूंगा ताकि घर में इन जेवरात के पीछे कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। मैं वैसे भी लड़ाई झगड़े से बहुत ही दूर रहता था। मैं जानता था कि अगर मैं बीच में नहीं पड़ा तो मेरी बहनें और मेरी भाभियां जेवरात के पीछे एक दूसरे को मार देंगी। ना तो मेरी बहनों को उनके शोहर कुछ कह सकते थे और ना ही मेरी भाभियों को, क्योंकि वो उन औरतों में से थीं जो मर्दों पर हुक्मरानी करना पसंद करती हैं और उनके शोहर तो जोरों के गुलाम थे, उनके अलावा किसी और की बात नहीं सुनते थे। मैं चूंकि अभी शादीशुदा नहीं था इसलिए आजादाना हर चीज का फैसला कर लेता था और मेरे फैसले से कोई भी इनराफ नहीं करता था, क्योंकि इस घर का खर्चा मेरी कमाई से ही चल रहा था। मेरे बड़े भाइयों में से कोई भी कामकाज नहीं करता था, एक दो दिन जाकर काम करते और उसके बाद वापस घर आकर बैठ जाते। एक मैं ही था जो लगकर एक जगह नौकरी कर रहा था। सब जानते थे अगर मैंने काम करना छोड़ दिया तो घर का खर्चा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, इसलिए मेरे साथ समझौता कर ही लेते थे। अब भी जब मैंने कहा कि अम्मा के जेवरात मैं अम्मा की कब्र के साथ ही दफना दूंगा तो सब इस बात पर राजी हो गए। मैं जानता था कि अब भी इन सबके दिलों में लालच है और वो किसी न किसी तरह से इस जेवर को हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं अम्मा के जनाजे के साथ ही अपनी हिफाजत में जेवरात लेकर चला गया। जनाजा पढ़ने के बाद जब हम कब्रिस्तान की तरफ गए तो मैंने गोरकन को कुछ पैसे दिए और कहा कि कब्र में अलग से एक छोटा सा गड्ढा खोद देना, मैंने वहां कुछ चीजें रखनी हैं। मैं नहीं चाहता कि इसके पीछे घर में लड़ाई झगड़े हों। गोरकन मेरी बात मानकर कहने लगा ठीक है, मैं कब्र में एक गड्ढा खोद दूंगा। और जब लोग चले गए और कब्रिस्तान खाली हो गया तो मैंने अपने पास मौजूद जेवरात की पोटली को निकाला और अम्मा की कब्र में एक अलग गड्ढे में दफना दिया। फिर घर वापस आ गया। सब बेचैनी से मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैंने उन सबको बता दिया कि मैं जेवरात को दफना कर आ चुका हूँ, अब उसका कोई भी जिक्र नहीं करेगा और ना ही मैं किसी के मुंह से इस बारे में कोई बात सुनना चाहता हूँ, इसलिए अब कोई भी इसका जिक्र नहीं करेगा। सब मुंह बनाकर अपने अपने कमरों में चले गए।
लेकिन मैं छत पर आकर बैठ गया। मेरी निगाहों के सामने बार बार वो जेवरात ही घूम रहे थे। दरअसल मेरे अपने दिल में भी लालच था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं वहां जाकर उन जेवरात को निकालूं या फिर वहीं दफन रहने दूं, क्योंकि वो जेवरात बहुत कीमती थे। अगर मेरे हाथ लग जाते तो मैं उनसे बहुत पैसा कमा सकता था। और फिर मैं सब्र ना कर सका। जैसे ही रात का अंधेरा चारों तरफ फैला, मैं फौरन से घर से चुपके से बाहर निकला। किसी को इस बारे में इल्म ना हो सका कि मैं इस वक्त घर से बाहर निकला हूँ, और उस कब्र की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर मैंने जो ही कब्र खोदना शुरू की तो मुझे यूं लगा जैसे मेरी माँ ने मेरा नाम पुकारा है। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरा वहम हो, इसलिए मैंने दोबारा से कब्र खोदना शुरू कर दी। बस मैं जल्द से जल्द उन जेवरात को बाहर निकाल कर यहाँ से निकल जाना चाहता था। अगर गोरकन मुझे यहाँ कब्र खोदता देख लेता तो वो जरूर इस बात की इत्तला किसी न किसी को दे देता, जो कि मैं हरगिज भी नहीं चाहता था। अभी मैं कब्र खोद ही रहा था कि अचानक मुझे कुछ ऐसा नजर आया कि मैं चिल्लाते हुए उल्टे कदमों कब्रिस्तान से निकलकर बाहर भाग गया। मैंने जो कुछ देखा था, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो सच है। सीधा भागता हुआ घर आया और अपने कमरे में छुप गया। रात पूरी मैं अपने कमरे में ही बंद रहा। सुबह जब भाभी ने आकर मेरा दरवाजा खटखटाया और कहा कि उठ जाओ, तुम इतनी देर तक क्यों सो रहे हो, काम पर नहीं जाना क्या? तो मैंने अंदर से ही कहा कि नहीं, मैं आज काम पर नहीं जाऊंगा। मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कमरे से बाहर आऊं। जो कुछ मैंने रात को देखा था, मैं उसे भूल नहीं पा रहा था। क्या वो हकीकत थी या फिर मेरा एक वहम था? मैं थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर निकला और चुपके से दोबारा से कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। और वहां पहुंचकर मैंने देखा कि कब्र तो बिल्कुल सही थी। लग ही नहीं रहा था कि रात को मैंने इसे खोदा है। मैं तो बिना उसकी मट्टी सही किए वहां से भाग गया था। आखिर फिर उस मट्टी को किसने ठीक किया? गोरकन मेरे पास आया और कहने लगा, क्या हुआ? लगता है कि तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो। तुम्हारे अलावा तो यहाँ पर कोई भी नहीं आया। क्या तुम्हारे बहन भाई नहीं हैं? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से घर वापस आ गया। अगले कई दिन तक मैं यूं ही परेशान रहा। घर पर मेहमानों की चहल पहल रही थी। लोग आते थे, ताजियत करते और चले जाते थे। हमारे कुछ रिश्तेदार जो इसी शहर में रहते थे, वो भी गाए बगाए आकर मिल रहे थे। मेरी बहनें और भाभियां एक बार फिर से जेवरात के ऊपर ही लड़ रही थीं। मैंने जाकर उन्हें खामोश करवाया और कहा कि वो जेवरात किसी को भी नहीं मिलेंगे, वो अम्मा के साथ ही मट्टी हो जाएंगे। अब कोई भी इस बात का जिक्र नहीं करेगा। लेकिन वो चिल्लाकर कहने लगी, तुम इतने बेवकूफ हो, तुमने जाकर इतने महंगे और कीमती जेवरात कब्र में दफना दिए। थोड़ी तो अक्ल का इस्तेमाल करते। अगर उन जेवरात को हम बेच देते तो घर की अच्छी खासी मुरम्मत करवा देते। भाभी की बात सुनकर बहन चिल्लाने लगी और कहने लगी, क्यों घर की मुरम्मत क्यों करवाते? हाँ, घर ठीक ठाक तो है ना? मैं अपने बच्चों की शादी करवा देती। मेरी बेटी की शादी की उम्र हो रही है, उसका जहेज जमा करती। लेकिन तुम लोग हो कि बस अपने ही बारे में सोच रहे हो। मेरी बड़ी बहन जिसकी शादी कई साल पहले हो गई थी और उसकी बड़ी बेटी अभी 12वीं जमात में थी और उसके जहेज के लिए अम्मा के जेवरात को बेचना चाहती थी। कोई घर की मुरम्मत करवाना चाहता था। मेरे दिल में भी अब तक लालच था। मैंने सोचा क्यों ना एक बार फिर से जाकर कब्र खोदकर जेवरात निकालने की कोशिश करूं, लेकिन फिलहाल तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने उन सब को तो खामोश करवा दिया। हमारे घर में कभी भी किसी की आपस में नहीं बनती थी। हम 4 भाई और 4 बहनें थीं। शुरू से ही आपस में सब एक दूसरे से लड़ते रहते थे। गरीब घर में पैदा हुए थे। अब्बा एक फैक्ट्री में मामूली मुलाजमत का काम करते थे। उनकी किस्मत के अम्मा से उनकी शादी हो गई। अम्मा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए शादी के वक्त उन्होंने उन्हें खूब जहेज और जेवर दिया। मगर उनके माँ बाप की वफात के बाद अम्मा के हालात भी खराब हो गए। लेकिन हर तरह के हालात में उन्होंने अपने इन जेवरात को संभाल कर रखा कि किसी बुरे वक्त में काम आएंगे। खैर, हमारे ऊपर इतना बुरा वक्त तो कभी नहीं आया कि हमें वो जेवरात बेचने पड़ जाते। अम्मा को उन जेवरात से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, क्योंकि वो उनके माँ बाप की तरफ से तोहफे के तौर पर दिए गए थे। कुछ जेवरात अम्मा की वालदा के भी थे, यानी हमारी नानी के। इसलिए अम्मा किसी को भी उन जेवरात को हाथ नहीं लगाने देती थी। हम लोग पहले एक छोटे से इलाके में रहा करते थे, जहाँ पर रिहाइश इख्तियार करना हद से ज्यादा मुश्किल था। एक ही कमरा था जहाँ पर हम तमाम बहन भाई किसी न किसी तरह से रह लेते थे। गर्मियों के दिनों में वहां रहना हद से ज्यादा मुश्किल हो जाता था।
हम भाई तो फिर भी छत पर चारपाइयां बिछाकर सो जाते, लेकिन बहनों को नीचे ही गर्मी में सोना पड़ता था। ज्यादा पंखा वगैरह चलाते तो बिजली का बिल इतना ज्यादा आता कि अब्बा की सारी तनख्वाह ही उस पर लग जाती, तो बाद में घर का खर्चा चलाना हद से ज्यादा मुश्किल हो जाता। अम्मा एक किफायत शुमार औरत थीं, घर का खर्चा इतनी मुश्किलात में भी किसी न किसी तरह से चला ही रही थीं, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ खर्चे बढ़ते ही जा रहे थे। जैसे जैसे हम बहन भाई बड़े हो रहे थे, हमारे बहुत से खर्चे ऐसे थे जिन्हें पूरा करना अम्मा और अब्बा के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। हम में से कोई भी पढ़ाई नहीं करता था, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे कि स्कूल वगैरह की फीसें भर सकें, इसलिए अम्मा ने कभी भी हमें स्कूल दाखिल नहीं करवाया। इन हालात में भी अम्मा ने कभी भी अपने जेवरात नहीं बेचे और ना ही किसी को उन्हें देखने देती। वैसे भी हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाने का कोई खास रिवाज नहीं था, ना ही कोई ऐसा रुझान था। बस एक मैं ही था जिसे पढ़ने का शौक था, इसलिए मोहल्ले के एक लड़के के पास जाकर बैठ जाता। वही मुझे थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा देता था, मगर स्कूल जाने का मेरा भी दिल नहीं करता था। मुझे पाबंदी से स्कूल जाकर टीचर्स की मार खाने का शौक नहीं था। मैं उस लड़के के पास जाकर पढ़ना ज्यादा मुनासिब समझता था। उसने मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सिखा तो दिया था, लेकिन फिर वो लोग यहाँ से कहीं और चले गए और फिर यूं मेरी पढ़ाई का ये वाहिद सिलसिला भी रुक कर रह गया। मेरे बड़े भाई अक्सर इधर उधर थोड़ी छोटी मोटी मजदूरी के लिए चले जाते थे, लेकिन घर का खर्चा फिर भी पूरा ना होता। अम्मा का ख्याल था कि दो बड़ी बहनों की इस साल शादी कर दी जाए। जाहिर सी बात है, हम अपने ही हम पल्ला लोगों में शादी कर सकते थे, लेकिन इतनी ज्यादा औकात नहीं थी कि बड़े घर में बेटी को भेजते। वहाँ ज्यादा डिमांड्स होती हैं जहेज वगैरह की। उस वक्त अम्मा ने मुनासिब से रिश्ते तलाश किए और शादी पक्की कर दी। हम बहन भाई हद से ज्यादा लालची थे, न जाने किस पर चले गए थे। खास तौर पर बड़े भाई और मेरी बहनें एक एक चीज के लिए एक दूसरे को मरने मारने पर उतर आते थे, एक दूसरे से हर चीज छीन लेते थे। बड़ी बहन सबसे बड़ी थी घर में, इसलिए वो ज्यादा हुक्म चलाती थी और उसका रौब भी ज्यादा था, इसलिए हम अपनी हर अच्छी चीज उसे दे देते थे। मैं तो शुक्र कर रहा था कि उसकी शादी हो रही है, ताकि वो आइंदा मेरी पसंद की कोई चीज मुझसे न छीन सके। अम्मा हमें मना करती और कहती कि मिलजुल कर रहा करो, यूं हर वक्त लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल ठीक बात नहीं है। अगर तुम सब यूं ही लड़ते रहे तो कभी भी एक साथ नहीं रह पाओगे। हम अम्मा की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते थे। अब्बा घर के मामलात में ज्यादा नहीं बोलते थे, उन्हें सिर्फ एक बात की फिक्र होती थी कि घर में कमाकर कैसे लाया जाए। इसके अलावा किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे। जो कुछ होता था अम्मा ही देखती थी, इसलिए अक्सर ही वो हमारी वजह से परेशान रहती थी। कभी कभी हम ईद वगैरह पर गांव चले जाते, जहाँ पर मेरी दादी का छोटा सा घर बना हुआ था। वहाँ भी सब लोग मिलजुल कर ही रहते थे। छोटे से घर में एक बहुत बड़ी फैमिली रह रही थी। मैं वहाँ जाकर कभी भी खुश नहीं होता था, बल्कि हम में से कोई भी वहाँ जाकर खुशी महसूस नहीं करता था। वहाँ भी हमें छोटे छोटे तंग कमरों में सोना पड़ता था। ताया लोगों की छोटी सी जमीन थी, वो उसी में खेती बाड़ी करते थे। अब्बा को गांव में रहना पसंद नहीं था, इसलिए वो शहर जाकर ही काम करते थे। सबका गुजारा बहुत ही मुश्किल से हो रहा था। मोहल्ले में जब भी कोई अपने दादा दादी और नाना नानी के घर जाता तो कोई न कोई चीज लेकर ही आता, और एक हम थे, जब जाते तो खाली हाथ ही वापस आते थे। इसलिए हम बहन भाइयों में से किसी को भी वहां जाना पसंद नहीं था। कभी भी कोई हमें तोहफा नहीं देता था। जाहिर सी बात है, वो लोग भी गरीब थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे। उनके पास सिर्फ खलूस था जो वो हमें देते थे, और हमें वो हरगिज नहीं चाहिए था। हमें कोई पैसे, कोई खाने पीने की चीज चाहिए थी। अम्मा हमें बहुत समझाती, इतना लालच अपने दिल में मत रखो वरना बहुत पछताओगे। मगर हम अम्मा से कहते कि पैसा ही सब कुछ होता है। जो लोग अमीर होते हैं वो कितने आराम से रह रहे होते हैं। क्या आप नहीं देख रही कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते फिरते हैं, और हम हैं कि बसों में ही धक्के खाते रहते हैं। कितने बड़े बड़े उनके घर होते हैं, और हमारे पास तो सोने के लिए एक कमरा भी मुश्किल से ही मुयस्सिर है। ऐसे हालात में हम लालचीपन ना करें तो और क्या करें। हमें भी बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। अब्बा कोई ऐसा काम क्यों नहीं करते जिसमें बहुत पैसे हों। बड़ी बहन की ये बातें सुनकर अम्मा गुस्से हो गई और कहने लगी कि वो हलाल कमा रहे हैं और मेहनत से कमाते हैं, तुम हो के नाशुक्री वाली बातें कर रही हो। आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से ये सब ना सुनूं।
جب تمہاری شادی ہو جائے گی اور تم اپنے گھر کو سنبھالو گی تب تمہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ مرد کو باہر جا کر کمانے میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور گھر چلانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنی فضول قسم کی خواہشات کو سائڈ پر رکھو اور اپنی ضرورتوں پر دھیان دو۔ کیا کل تم اپنے شوہر کے گھر جا کر بھی یہی سب کرو گی؟ میری بہن کہنے لگی، آپ نے غریبوں میں رشتہ جوڑ دیا ہے۔ کاش کسی امیر لڑکے سے میرا رشتہ کیا ہوتا تو میں بھی ٹھاٹ باٹ سے رہتی۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو کتنا جہیز دیتے ہیں اور آپ نے میرے لیے کیا بنایا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ ارے کم سے کم مجھے اپنے زیور میں سے ہی کچھ زیور دے دیتی، سسرال میں میری واہ واہ ہی ہو جاتی۔ اماں کہنے لگی، تمہاری کیسی سوچ ہے؟ کیا تم میرے زیورات پر نظر رکھے ہوئے ہو؟ وہ میرے ماں باپ کی اکلوتی نشانی ہے، میں انہیں سنبھال کر رکھنا چاہتی ہوں اور شادیاں جہیز دینے سے نہیں چلتی بلکہ آپس میں خلوص اور وفاداری ہونی چاہیے اور محبت ہونی چاہیے۔ اگر تم اپنے شوہر کی وفادار نہیں بنو گی اور اس کے ساتھ ہر حال میں خوش نہیں رہو گی تو تم کسی طرح سے بھی خوشی نہیں پا سکو گی۔ دولت سے خوشیاں نہیں ملتی۔ اماں کی یہ سب باتیں سن کر میری بہن غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے وہ ہمیشہ ہر چیز میں اماں کے زیورات کا ذکر کرتی تھی اور کہتی کہ اماں اگر اپنے زیورات کو بیچ دیں تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن دوسری طرف اماں کا کہنا تھا کہ ان سب سے خوشی نہیں ملتی، تم لوگوں کا لالچی پن پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ اماں دونوں بہنوں کی شادی اکٹھے ہی کر رہی تھیں، اس لیے تاکہ خرچہ تھوڑا کم ہو گھر میں ہی شادی کی چھوٹی سی دعوت رکھی تھی اور اسی میں کھانے پینے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ کھانا وغیرہ اماں نے گھر پر ہی تیار کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ باہر سے مہنگے داموں کھانا خرید کر لایا جائے اور صرف ضرورت کے مطابق ہی کھانا رکھا تھا۔ میری بہن نے سارا وقت منہ بنائے رکھا اور کہا کہ ایسے رخصت کیا جا رہا ہے جیسے میں کوئی بوجھ ہوں۔ اماں کو غصہ آ گیا تو اماں نے کہا کہ کیا میں تمہیں زیورات سے لاد دوں یا پھر جہیز کے ٹرک بھر بھر کے دوں؟ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، سمجھ کیوں نہیں آتی تمہیں؟ بہرحال بہن رخصت ہو کر چلی گئی۔ جہاں وہ رخصت ہو کر گئی تھی وہ بھی ہماری طرح کے ہی لوگ تھے۔ دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی گھر میں کی گئی تھی۔ اماں نے سوچا تھا کہ دونوں مل جل کر رہیں گی، لیکن ہر وقت دونوں شکوے ہی کرتی رہتی تھی کہ وہ لوگ اتنے غریب ہیں۔ اکثر ہی اپنے شوہروں کو تنگ کرتی تھی کہ ہمیں مہنگی چیزیں چاہیے۔ اماں دونوں کو سمجھاتی رہتی کہ اس طرح کی فرمائشیں مت کرو، کم چیز میں رہنا سیکھو، لیکن وہ دونوں کبھی بھی اماں کی بات نہیں سنتی تھی اور ہمیشہ فرمائشوں کے پل باندھتی رہتی تھی۔ اماں نے بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ جب ان کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوئی تو اماں نے حسب توفیق تھوڑا بہت انہیں دیا، تحفے تحائف دیے، لیکن وہ اس پر بھی خوش نہ ہوئیں اور کہنے لگی ہمیں اور ہمارے بچوں کو سونے کا کچھ لا کر دیں۔ یہ سن کر اماں خاموش ہو گئیں اور اس دن کے بعد سے وہ چپ چپ رہنے لگ گئی تھی۔ میں جو کہ گھر میں اماں کے سب سے قریب تھا اس لیے ان کی خاموشی کو سمجھ گیا۔ میں نے اماں سے کہا کہ واقعی میں آپ کو وہ زیورات اتنے عزیز ہیں؟ اماں کہنے لگی ایسی بات نہیں ہے، مجھے اپنی اولاد سے بڑھ کر عزیز نہیں ہے، لیکن وہ زیورات میں نے اس لیے سنبھال کر رکھے ہیں کہ اگر کبھی ایسا وقت آیا جب کھانے کے بھی لالے پڑ جائیں گے تو تب وہ کام آئیں گے۔ اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو، لیکن ابھی میں جلد بازی کر کے انہیں بیچ نہیں سکتی۔ میرے صرف 2 بچے تو نہیں ہے نا، تم سب بھی تو ہو، تم سب کا بھی تو میں نے سوچنا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اماں دور کا سوچ رہی ہیں۔ بہرحال میری بہنوں کی شادی کو 3 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ وہ اب بھی ویسے کی ویسے ہی تھی۔ ہر تیسرے دن گھر آ جاتی تھی اور شکوے کرتی رہتی تھی کہ ہمارے شوہر ہمیں مہنگی چیزیں لے کر نہیں دیتے۔ اماں اب بھی انہیں ویسے ہی سمجھاتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن اماں نے سوچا کہ بڑے بھائیوں کی شادی کر دی جائے اور اس کے لیے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ میرے بھائی تو کبھی بھی کہیں بھی لگ کر کام نہیں کرتے تھے، انہیں کام کرنے کا کچھ زیادہ شوق نہیں تھا، لیکن پھر بھی اماں چاہتی تھی ان کا گھر بس جائے، اس لیے انہوں نے ان کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جب میری بہنوں کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اماں سے کہا کہ کم سے کم بھائیوں کی شادی کسی ایسے گھر میں کر لیں جہاں پیسے کی ریل پیل ہو، کوئی امیر لڑکی ڈھونڈ لیں۔ اماں کہنے لگی تمہارے بھائی کچھ خاص کماتے نہیں ہیں، انہیں کون اپنے لڑکی دے گا؟ اب تم خاموش ہو جاؤ
और इस मामले में बिल्कुल मत पड़ना। लेकिन जब भी अम्मा रिश्ता देखने के लिए जाती, वो दोनों भी साथ में जाने के लिए तैयार हो जाती और वहां जाकर उनकी गुर्बत का ऐसा मजाक उड़ाती कि लड़की और उसके वालिदैन शर्मिंदा होकर रह जाते। अम्मा उन दोनों की इस हरकत से हद से ज्यादा तंग आ गई थी। वो दोनों हरगिज नहीं चाहती थी कि किसी गरीब घराने में भाइयों का रिश्ता हो। उन्हें तो सिर्फ पैसे से मतलब था, इसलिए वो किसी पैसे वाले खानदान में शादी की ख्वाहिशमंद थी। जब उन दोनों ने ये सब करना नहीं छोड़ा तो अम्मा ने उन्हें बिना बताए ही जाकर रिश्ता देख लिया और बात भी पक्की कर दी। उन दोनों को पता चला तो अपने बच्चों समेत मेके आकर बैठ गईं और कई दिन अम्मा से इसी बात का शिकवा करती रहीं कि शादी के बाद तो आपने हमें बिल्कुल ही पराया कर दिया है, हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचती और सारे फैसले खुद ब खुद ही कर लेती हैं। अम्मा ने कहा कि तुम लोगों को मैं अपने साथ लेकर जाती थी, लेकिन तुम दूसरों का मजाक ही उड़ाती रहती हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाकर रिश्ता पक्का कर दूं। अम्मा की बात सुनकर वो दोनों कहने लगी कि हम अपने भाइयों का भला ही चाहते हैं। हम चाहते हैं किसी अमीर घर में इनकी शादी हो जाए ताकि बाद में इन्हें पैसों के लिए तरसना ना पड़े। अगर कोई अमीर लड़की घर आएगी तो हम सबके ही बारे न्यारे हो जाएंगे। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रही? हमें इस बात का पूरा यकीन है कि आपने किसी गरीब लड़की से ही शादी तय की होगी। आखिर आप किसी अमीर घर में शादी क्यों नहीं करना चाहती? अम्मा ने उनकी बात का कोई जवाब ना दिया और शादी की तैयारियां शुरू कर दी। वो खुद ही शॉपिंग वगैरह के लिए जाती थी, जरूरत की चीजें खरीद कर ले आती। अगर बहनों को साथ लेकर जाती तो वो तो हर चीज में कीड़े निकालती और महंगी से महंगी चीज पर हाथ रख देती, इसलिए अम्मा ने खुद ही सब कुछ कर दिया। वो मुझे अपने साथ लेकर जाती थी और तमाम चीजें खरीद कर वापिस आ जाती थी। तैयारियां वगैरह मुकम्मल हो गईं तो हम लोग छोटी सी बारात के साथ गए और लड़की को रुखसत करवा कर ले आए। बहन मुसलसल अम्मा से कह रही थी कि लड़की वालों ने कितना जहेज दिया है, कितने पैसे दिए हैं, ये सब पूछ रही थी। तो अम्मा ने कहा कि मैंने उन्हें मना कर दिया कि जहेज मत देना, वो लोग भी हमारी तरह गरीब और मजबूर हैं, इसलिए मैं उनसे जहेज मांग कर उनकी मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकती। लड़की वालों के सामने ऐसी कोई भी बात मत करना। मेरी बहनों ने ये सुनकर अपने मुंह बना लिए। पूरी शादी में वो ऐसे ही उखड़ी उखड़ी सी रही। हालांकि अम्मा बार बार उनसे कह रही थी कि अच्छे से पेश आओ और अपनी भाभीयों को खुशामदीद कहो, मगर मेरी बहनें एक तरफ होकर बैठ गईं। मैंने अम्मा के साथ मिलकर अपनी भाभीयों का इस्तकबाल किया और उन्हें उनके कमरों में पहुंचा दिया। भाइयों की शादी के लिए हमने दूसरा घर किराए पर ले लिया था, जहां पर कुछ कमरे ज्यादा थे ताकि रहने के लिए आसानी हो। पहला वाला घर तो बहुत ही छोटा था। नया घर किराए पर लेने में थोड़ा बहुत खर्चा तो हुआ, लेकिन मजबूरी थी, किसी न किसी तरह से गुजारा तो करना ही था। अब्बा बूढ़े हो रहे थे और अब ज्यादा काम नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने अब्बा की जगह जाकर फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। मैं रोजाना सुबह सवेरे ही घर से निकल जाता और फिर शाम गए वापिस आता। मेरे भाई शादी के बाद भी वैसे के वैसे ही थे, कभी कभी काम पर जाते थे और बाकी सारा वक्त घर पर ही पड़े रहते थे। यूं घर का सारा खर्चा अब्बा और मेरे कंधों पर आ गया था और मेरी नौकरी से ही घर का खर्चा चल रहा था। अब्बा की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और वो हद से ज्यादा कमजोर पड़ गए थे। अम्मा उनके लिए बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। कभी उन्हें किसी हकीम के पास लेकर जाती तो कभी किसी के पास, लेकिन उनकी सेहत में किसी भी तरह से बेहतरी नहीं आ रही थी और फिर एक दिन अचानक से उनकी वफात हो गई। अब्बा के जाने के बाद अम्मा भी बिल्कुल बिस्तर से लग गई। अब घर भाभीयों ने संभाल लिया था। मैं तो पूरा दिन काम पर होता था, पीछे क्या होता था मैं ये सब बिल्कुल नहीं जानता था। शाम को थका हारा घर आता तो हर कोई एक दूसरे से लड़ाई झगड़े कर रहा होता था। अक्सर मेरी शादीशुदा बहनें भी वहां आ जाती थीं और भाभीयों के साथ मिलकर लड़ाइयां करती। वो सब हमेशा बस पैसों की बात ही करते रहते थे। मेरी बड़ी भाभी बहुत ही ज्यादा गुस्सैली थी और वो हर एक को मुंह फाड़ कर जवाब देती थी। उनकी इस बदजुबानी की वजह से कोई भी उनसे बात करना पसंद नहीं करता था। मेरी बहनें जब भी घर आती हमेशा उन्हें इस बात का ताना देती थी कि वो बिना कोई जहेज लिए घर आ गई हैं। तो मेरी भाभी भी आगे से उनसे कहती कि तुम कौन सा जहेज का ट्रक लेकर अपने घर गई थी। यूं बात इतनी बढ़ जाती कि अंदर से अम्मा को चिल्लाकर कहना पड़ता कि खामोश हो जाओ, कुछ ख्याल है या नहीं, मगर उनमें से कोई भी खामोश ना होता। पैसे के पीछे इतने ज्यादा पागल थे कि एक एक पाई के लिए एक दूसरे को बुरी तरह से मारना शुरू कर देते थे। कभी मेरी भाभी किसी पर इल्जाम लगा देती कि इसने मेरा पैसा चुराया है, कभी मेरी बहनें ये सब काम करती
मैं इन सब से इतना तंग आ गया था कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया, बस अम्मा का ध्यान रखता। लेकिन कभी कभी मेरे दिल में भी हद से ज्यादा लालच आता कि काश मेरे पास भी बहुत ज्यादा पैसे होते। फैक्ट्री का मालिक जब भी हमें तनख्वाह देने के लिए पैसे गिन रहा होता तो इतने ज्यादा पैसे देखकर मेरी आंखें लालच से भर जाती। दिल करता कि उसकी नजरों से बचाकर कुछ पैसे चुरा लूं, लेकिन कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि मैं फितरती तौर पर बहुत ही बुज़दिल था, इसलिए बस ऐसा सोचकर ही रह जाता था। मेरी तनख्वाह थोड़ी सी तो बड़ी थी, लेकिन घर पर लोगों का इजाफा भी हुआ था। मेरे भाइयों के बच्चे थे, उनका खर्चा भी मेरे सर पर ही आ गया था। बाकी सबका खर्चा उठाते उठाते मैं बहुत ज्यादा थक गया था। एक दिन अम्मा ने मुझसे कहा कि अब मैं तेरी शादी करना चाहती हूँ। मैंने अम्मा से कहा कि बिल्कुल भी नहीं, मैं फिलहाल शादी हरगिज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि घर के हालात आपके सामने हैं। अगर मैंने इन हालात में शादी कर ली तो खर्चा बिल्कुल भी नहीं उठा सकूंगा। मगर अम्मा इस बात पर वाजिब थी। मेरी जिद करने पर वो मान गई, मगर वो बार बार कहती कि मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारी शादी होते देखना चाहती हूँ। क्योंकि मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा था, इसलिए अम्मा का लाडला था और उनके करीब भी बहुत रहा था। एक दिन मैंने अम्मा से बातों ही बातों में कहा कि अम्मा, घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, आप अपने जेवरात में से कुछ जेवर बेचने के लिए दे दें, उससे हमारी थोड़ी सी मुश्किल आसान हो जाएगी। मेरी बात सुनकर अम्मा ने फौरन से अपने जेवरात निकाले और मेरे हाथों में थमा दिए और कहा कि किसी को भी इस बारे में भी पता ना चले और किसी फजूल काम में पैसे खर्च मत करना। मैं चाहता था कि मेरे भतीजे और भतीजियां पढ़ाई करें, स्कूल जाएं, इसलिए मैंने उन जेवरात को बेचकर जो भी पैसे आए भाभी को दिए और कहा कि इनसे बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवा देना। वो मुझसे पूछती रह गई कि इतने पैसे कहाँ से आए, तो मैंने उनसे झूठ कह दिया कि मैंने कर्ज लिया था, क्योंकि अम्मा ने मुझे मना किया था कि जेवरात के बारे में किसी को कुछ मत बताना कि मैंने उन्हें बिचवाया है, इसलिए मैं खामोश रहा था। लेकिन बार बार मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही थी, मैंने तो अभी जेवर का थोड़ा सा हिस्सा ही बेचा था, उससे इतने पैसे मिल गए थे, अगर सारा जेवर बेचेंगे तो न जाने कितने पैसे मिल जाएंगे। हर वक्त मेरे दिमाग में वो जेवरात ही घूमते रहते थे। एक दिन जब मेरी बहनें घर पर आईं तो अम्मा ने सबको बिठाकर कहा कि अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे छोटे भाई की शादी कर दी जाए। एक बार फिर मेरी शादी की बात चल निकली थी तो मेरी बहनों ने दोबारा से कहना शुरू कर दिया, अम्मी, बाकी भाइयों के बारे में तो आपने अपनी मर्जी कर ली, हमारी शादी के वक्त भी अपनी मर्जी की थी, लेकिन अब हम इसकी शादी अपनी मर्जी से ही किसी अच्छे घर में करेंगे, किसी अमीर लड़की से। बहुत हो गया, हम मजीद गुर्बत में नहीं जी सकते। ये सुनकर अम्मा फिर से परेशान हो गईं कि एक बार फिर से वही सब बातें निकल आई हैं। भाभी ने भी बहनों का साथ दिया और कहा कि हाँ, हम और हमारे बच्चे इतने गुर्बत में रह रहे हैं, किसी अमीर लड़की से शादी करवाएंगे तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। वैसे भी ये देखने में अच्छा है और किसी भी अमीरजादी को फांस सकता है। ये सुनकर अम्मा ने कहा, तौबा करो, किस तरह की बातें कर रही हो, हम शरीफ लोग हैं, इस तरह की हरकतें हमें जेब नहीं देती। मगर मेरी बहनें और भाभियां कहने लगी, गुर्बत के आगे शराफत का क्या काम है। मुझे लगा शायद वो ठीक ही कह रही हैं, मगर मैं ऐसा करने का हकीकत में तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। लेकिन अगर मैंने किसी अमीर लड़की से शादी की तो वाकई में हमारे पास अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे और हमारे हालात बदल जाएंगे। मेरी बहन और मेरी भाभियों ने मुझे अपने पास बिठाया और यही बातें मुझसे करना शुरू कर दी और कहा कि तुम ही हो जो अम्मा को किसी न किसी तरह से मना सकते हो। देखो, तुम किसी अमीर लड़की से शादी कर लो ताकि हमारे हालात बदल जाएं। कितने सालों से हम ऐसे ही जी रहे हैं, मैं ऐसे गुर्बत में मरना नहीं चाहती हूँ। मैंने उन सब की बातों में आकर अम्मा से बात करने की ठान ली। अंदर आया और अम्मा से सारी बात का जिक्र किया तो वो नाराज हो गई और कहने लगी, तुम भी उनकी तरह बनते जा रहे हो, मैंने तुम्हें ये सब तो नहीं सिखाया। मैंने अम्मा से कहा कि अब मैं भी तंग आ गया हूँ, कितनी बार कहा है कि इतनी गुर्बत में हम लोग नहीं जी पा रहे, महंगाई देख रही है ना कितनी हो रही है। अम्मा कहने लगी, ठीक है, जाओ जो करना है करो। मैंने बाहर आकर अपनी बहनों और भाभियों से कहा कि अम्मा कह रही हैं जो करना चाहते हो करो, लेकिन वो नाराज हैं। बहरहाल मेरी भाभी और बहनों ने एक अमीर लड़की का रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। बहुत सारी लड़कियों को देखती थी और मुझसे कहती कि जाओ इससे मिलो
और उन्हें अपने जाल में फंसाओ, लेकिन मैं ऐसा करने में नाकाम हो जाता था। थक हार कर मैंने उन सबसे कहा कि बस इस सब खेल को अब खत्म कर दो। जहां अम्मा कहेंगी मैं वहीं शादी कर लूंगा, क्योंकि मुझे खुद भी ये सब ठीक नहीं लग रहा था। एक दिन दोपहर के वक्त हमारे घर का दरवाजा बजा। मैंने जाकर खोला तो एक औरत चेहरा ढके खड़ी थी। कहने लगी कि मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। उसने अम्मा का नाम लिया तो मैं उसे अंदर ले आया और अम्मा से कहा कि कोई आपसे मिलने आया है। उसे देखकर अम्मा की आंखें चमक उठी और कहा कि ठीक है, तुम बाहर चले जाओ, मैं उससे कुछ बात करना चाहती हूँ। ये मेरी दूर पार की कजन है। मैं हैरान हुआ कि आज तक तो मैंने अम्मा की किसी भी कजन को नहीं देखा था, तो आज अचानक से ये कहाँ से निकल आई थी। बहरहाल अम्मा काफी देर तक उससे कुछ बातचीत करती रही और अगले दिन ही अम्मा की अचानक से वफात हो गई थी। पहले ही वो सख्त बीमार थी। उनकी वफात को चंद घंटे ही गुजरे थे। जनाजा सैन में रखा हुआ था और अंदर मेरी भाभीियों ने उनके वो जेवरात चुरा लिए जिस पर सबकी नजर थी। जब बहनों को पता चला तो उन्होंने एक हंगामा खड़ा कर दिया। वो सब आपस में उन जेवरात को लेकर लड़ रहे थे। कोई कहता मैं लूंगा, कोई कहता मैं लूंगा। मैंने तंग आकर वो जेवरात सबसे लिए और कहा कि मैं इन्हें अम्मा के साथ कब्र में ही दफना दूंगा। और फिर मैं जेवरात अपने साथ लिए कब्रिस्तान चला आया और वहां कब्र में दफना दिए। मगर मेरे अपने दिल में भी हद से ज्यादा लालच था, इसलिए जैसे ही रात हुई मैं चुपके से घर से निकला और कब्रिस्तान की तरफ आ गया। कब्र खोदने लगा तो अम्मा ने मेरा नाम पुकारा। मुझे लगा शायद मुझे ऐसे ही महसूस हुआ हो कि अम्मा मेरा नाम पुकार रही हैं, इसलिए सर झटक कर दोबारा से कब्र खोदने लगा। लेकिन उस वक्त मुझे वहां पर एक औरत नजर आई। जिस गड्ढे में मैंने जेवरात रखे थे वहां जेवरात की जगह एक औरत थी। मुझे अचानक याद आया कि ये तो वही औरत है जो उस दिन दोपहर के वक्त जब अम्मा की वफात हुई थी हमारे घर पर आई थी। आज भी उसने चेहरा ढक रखा था। वो धीरे धीरे मेरा नाम पुकार रही थी। मैं उल्टे कदमों भागता हुआ घर आ गया और इस बात का जिक्र किसी से ना किया। अगले दिन जब सुबह गया तो देखा कि कब्र बिल्कुल सही थी और उस पर मिट्टी पड़ी हुई थी। घर वापस आया तो सब मुझसे कह रहे थे तुमने जेवरात वहां क्यों दफनाए, जेवरात कितने काम आ जाते। मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दोबारा से वहां जाऊं और जेवरात निकाल कर लाऊं, लेकिन मेरे दिमाग में भी बार बार वो जेवरात घूम रहे थे। काश मैं उन्हें वहां ना दफनाता और उन्हें बेच देता तो बहुत से मसाइल हल हो जाते। लेकिन मैंने उस वक्त झगड़ा खत्म करने के लिए उन जेवरात को दफना देने की बात की थी। अब मैं वहां जाने से डर रहा था, लेकिन मुझे उन जेवरात को किसी न किसी तरह वहां से निकालना ही था। अगली रात को मैं एक बार फिर से वहां डरते डरते गया। जब कब्र को खोदना शुरू किया तो दोबारा से वही आवाज सुनाई दी। मैंने हिम्मत की और कब्र खोदता रहा। सामने मुझे वो औरत नजर आई। अब की बार मैं अपना कदम हिला नहीं सका था और ना ही भाग सका। उसके हाथ में जेवरात की पोटली थी। कहने लगी कि तुम्हें ये चाहिए, तुम इन्हें की तलाश में यहाँ आए हो ना, लेकिन ये तुम्हें हरगिज नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि जेवरात तुम्हारी माँ ने अपनी मौत से पहले मेरे हवाले कर दिए थे और कहा था कि इन्हें तुम अपने पास रखना और कभी भी मेरे बच्चों को मत देना, वरना वो इसके पीछे एक दूसरे को मार भी सकते हैं। मैंने उस औरत से कहा कि आखिर तुम कौन हो और इस कब्र के अंदर क्या कर रही हो। तो वो कहने लगी तुम्हारे नाना दरअसल जिन्नात वगैरह को काबू में करते थे, उन्होंने मुझे भी अपने काबू में रखा था। तुम्हारी माँ से मेरी दोस्ती हो गई और फिर हम दोनों साथ ही खेल कूद कर बड़ी हुई। उस दिन जब मुझे यूं महसूस हुआ कि तुम्हारी माँ बहुत मुश्किल में है तो मैं उसके पास आ गई। तब तुम्हारी माँ ने ये जेवरात मुझे दिखाए थे और कहा कि इनकी हिफाजत करना। जब तुम्हारे घर में इन जेवरात के पीछे लड़ाई हो रही थी तो मैं समझ गई कि तुम्हारी माँ ने ऐसा क्यों कहा था। अगर वो इन जेवरात को बेच भी देती तो भी सारी जिंदगी सब इसी बात पर लड़ते रहते। जेवरात से हासिल होने वाली रकम पर हमारा हक है। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम लोगों को मोहब्बत करना सिखाया, लेकिन तुम लोगों ने अपने अंदर लालच को भर लिया। देखो ये जेवरात अब तुम्हें कभी भी नहीं मिल सकेंगे। ये कहकर मेरी निगाहों के सामने ही वो औरत कहीं गायब हो गई और वहां जेवरात भी नहीं थे। मैं पागलों की तरह उस गड्ढे को खोदने लगा, लेकिन वो जेवरात नहीं थे। मैं समझ गया कि अब वो जेवरात किसी को नहीं मिलने वाले। मैं खाली हाथ घर लौट आया और अपने बहन भाइयों से कहा कि वहां जेवरात नहीं है और सारा वाकया उन्हें सुनाया। ये सुनकर तो सबके होश ही उड़ गए। वो सब जो जेवरात की तमन्ना लिए बैठे थे
اور سوچ رہے تھے کہ سارے کے سارے زیور ہم ہی ہڑپ لیں گے، وہ مایوس ہو گئے تھے اور آپس میں لڑنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر میں نے سوچا اماں نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا، اگر زیورات کسی کو بھی دیتی پھر بھی سب بری طرح سے لڑتے جھگڑتے رہتے۔